कि रसशास्त्र को आप पर्सनलाइज या टेलर मेड किस तरीके से कर सकते हो कि मुझे किसी पर्टिकुलर पेशेंट में अगर 100 ग्राम ही वंगाभस्म उसके लिए करनी है तो मैं उस सेट ऑफ हर्ब्स को लेके छोटे पुट में भी चक्रिका देके उसके लिए उतनी दवा बना सकता हूँ. दिस इज हाईली कस्टमाइजेबल. तो कोई व्याधि के लिए अभी जैसे वास्कुलर नेक्रोसिस के लिए वी आर स्टार्टिंग विद अ रीसेंट एक्टिविटी. सो इसमें हड़ताल के बेस में ताल लवण करके अभी नया एक फॉर्मुलेशन हमने किया है. तो उसका एक स्पेसिफिक मोटिव है, मोड ऑफ एक्शन जैसे उसका लिया है, तो दैट एवरीथिंग इज प्लान स्टेप बाय स्टेप और वो उस तरीके से उसके रिजल्ट्स हमें प्रैक्टिकली मिल भी रहे हैं. तो मदन फल इस तरीके से उसमें इनकॉर्पोरेट होता है. अब मदन फल का क्वाथ कितना घना करना है, तो जैसे हरताल भस्म में आप देखते हो वाग्भट में संदर्भ दिया है कि मधुतुल्य घनीभूते कषाय ब्रह्म मूलजे. तो वहां पे मधुतुल्य घनीभूते ये उसको कितना घना करना है उसकी मर्यादा है. तो मदन फल को भी आप उतना घना करके उसकी भावना दे के पुट लगाते जा सकते हो. तो उस तरीके से अबरक तो फिर रौप्य भी आपको करना है तो इस तरीके से स्वर्ण भी कर सकते हो क्योंकि उसका संस्कार का अभिदान उस पे होने वाला है. दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस. And same, sir, you also told about that Marich Kalpa, na? Like, Sorry? Can you please hold your mic up? You told about the Marich Kalpa also, na? That Marich Bhavna. That also we can tell a bit more. Marich same way, जैसे 64 प्रहरी पिंपरी में 64 प्रहर भावना देते हैं. कुछ फार्मा जो है वो 64 प्रहर भावना देते हैं, पर हम 64 भावना मतलब 64 टाइम्स उसको क्वाथ को भावना दे के 64 पिंपली बनाते हैं. ये मॉडिफिकेशन मैंने मेरे यहाँ इम्प्लीमेंट किया है. 64 प्रहरी पिंपली रहता है. तो मरीज में अभी मेरा जो अगला थोड़ा टारगेट चल रहा है वो 108 भावना मरीज को करना है. जो भावनाएं मेरी अभी चालू है क्योंकि उत्तरोत्तर उसमें डिफरेंस आता है. आप कभी खरल में चाहिए तो करके थोड़ा करके देखिए, तीक्ष्णता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. और इसके पीछे लॉजिक भी यही था कि वन कंडीशन विच इज सो डीपली रूटेड विद इन योर सिस्टम कि इट कैन रीजनरेट ऑन इट्स ओन. अभी मैं सर से वही थोड़ी देर पर बात कर रहा था कि इमॉर्टैलिटी इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द कैंसर सेल. सो वन विच इज सो डीपली रूटेड कि जहाँ पे आत्मिक लेवल पे आत्मा निर्विकार है पर उससे सटल लेवल पे जहाँ पे जाके चेंजेस हो रहे हैं एंड द सेल कैन मॉड्यूलेट, वहाँ पे सिर्फ मरीज दे के फायदा नहीं होता है. मतलब मरीज का इसके थोड़ा मोटिवेशन इसके पीछे का भी एक बताता हूँ. आई हैड अ पेशेंट ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ रसप्रदोषज करके व्याधि मैंने निदान किया था. लिम्फेटिक इंग्वाइनल रीजन में पेशेंट को देयर वाज अ नोड्यूल एंड द साइज वाज ऑलमोस्ट 60 mm by 20 mm by I think 10 mm like that. एंड पेशेंट को मैंने जब इतिहास उसका लिया था तब हिस्ट्री वाज एक्सपोजर टू ही यूज्ड टू वर्क इन RCF, ये राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर या फैक्ट्री जो भी है. सो देयर वाज अ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर ऑफ ऑलमोस्ट 18 to 20 odd years और टोबैको वाज एसोसिएटिंग फैक्टर जिसके साथ में पेशेंट हैड डेवलप्ड दिस ट्यूमर. अभी उनको क्लासिफिकेशन में उन्होंने लिम्फोमा या क्या किया था मुझे याद नहीं, मेरा निदान है वो मुझे याद है. सो व्हाट डिड आई डू इज कि इस पेशेंट को मैंने पंचगव्य घृत शहद, क्योंकि घृत मधु सम मात्रा में नहीं देते तो वो दोनों सम मात्रा में गामिता के हिसाब से एंड 3 ग्राम का मरीच चूर्ण का एक बार का डोज, ऐसे दिन में 12 ग्राम मरीच. और 3 महीने तक लगातार ये पेशेंट को मैंने ये डोज दिया था. कहीं पे भी देयर वाज नो सदाह मूत्र, शरीर में दाह प्रस्वेदन ये कोई भी लक्षण नहीं थे. तो कई बार भेषज की मात्रा जो आप चयन करते हो, दोष बल, व्याधि बल और रुग्ण बल, ये तीनों अगर सही तरीके से अनुमान आप लगा लेते हो तो फिर लगने में आपको लगेगा कि 12 ग्राम मरीज रोज का और 1 महीना मतलब ऑलमोस्ट 360 into 3, सो 1 kg ऑफ ब्लैक पेपर मरीज पाउडर वो पेशेंट ने 3 महीने में ख़त्म किया. बट कहीं पे भी दाह नहीं था, कुछ नहीं था. एंड इफेक्टिवली जो उत्सेर्य ग्रंथि था दैट वाज श्रिंकिंग क्वाइट अ लॉट. पेशेंट मेरे यहाँ से बाद में मतलब दे वेंट फॉर टाटा और समवेयर की 3 महीने में इतना ही कम हुआ है. मतलब ये मतलब इट्स लाइक आई डोंट नो व्हाट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम अ डॉक्टर जनरली. बट थिंग इज दैट उसमें से कहीं पे आया कि ये 3 ग्राम का डोज अगर मुझे कम करना है तो उसको द्रव्य को मुझे तीक्ष्ण करते जाना पड़ेगा. देन आई फॉर्मुलेटेड विद दिस थिंग एंड कंप्लीटेड. सो ये मरीज का इज अ प्रूवन थिंग. नॉन मैलिग्नेंट है तो भी जहाँ पे आपको पाचन करना है आप मरीज इस तरीके से यूज कर सकते हो. Over to you, Ashlesh. Next question.
गुड इवनिंग सर। सर मेरे कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस थे। सर आशुतोष सर आपके लिए और टप्पन सर आपके लिए भी, मतलब गाइड कीजिए सर, हाउ टू मेक अनफिट पेशेंट ऑफ कैंसर फिट फॉर पंचकर्मा। I would like to clear the question. पंचकर्म, कैंसर में पंचकर्म करना चाहिए। सर उनका सवाल ऐसा है कि अगर पेशेंट अनफिट होगा तो उसको पंचकर्म के लिए कैसे फिट किया जाए? के लिए तो जो क्राइटेरिया पंचकर्म के लिए बताए हैं शास्त्रकारों ने वही लागू पड़ते हैं। चंड है, बीरू है, पेशजापमानी है, वैद्यद्विष है, ऐसे 8 को पंचकर्म नहीं करना चाहिए। वो अगर जरूरत से ज़्यादा एलोपैथिक ट्रीटमेंट की हिस्ट्री देता है तो उसको पंचकर्म नहीं करना चाहिए। वो बेशजापमानी बोलते थे, या तो भिषग्विद खुद को जरूरत से ज़्यादा ही एटीट्यूड मानता हो। आप कोई भी आयुर्वेदिक दवाई खो और तुरंत गूगल खोल के वो करना लगे तो वो पंचकर्म अनार्ह है। बाकी कैंसर के जो आप बोलते हैं वो तो सभी को, मेरा जो पैटर्न है, प्रोटोकॉल है, कोई भी कैंसर के पेशेंट हो उसको मैं सुबह मात्रा बस्ती, अभ्यंग और दोपहर में शिरोधारा और रात को फिर अभ्यंग, ये कराता हूँ 21 दिन के लिए। 3-3 दिन अलग अलग औषध लगा के, तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र सब साफ हो जाते हैं। तो ये मेरा तो कॉन्सेप्ट ये पंचकर्म का इतना है। बाकी कौन से कैंसर में कौन सा पंचकर्म करना चाहिए वो मेरे को नहीं पता। ये जो प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल मेरा इररिस्पेक्टिव ऑफ साइट एंड टाइप सबको चलता है, क्योंकि मुझे तो काम करना होता है। वो अंशांश करना बैठूँ ना तो मेरे सुबह से शाम तक सच बताऊँ तो कम से कम 40 से 45 पेशेंट्स होते हैं। अब वो उसमें मैं इतनी लंबी चौड़ी अंशांश कर भी नहीं सकता और मेरे थेरेपिस्ट भाग जाएंगे अगर मैंने सब फिक्स करके दे दिया है कि ये करना है। और थैंक यू सर। आशुतोष सर, मतलब हमने देखा वो अबरक बस्मा का 500 डोज मैक्सिमम आपने दिया था। हाँ। मतलब सर मैं एक सर को जानता हूँ जो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म में मतलब उसका लीवर एंड किडनी पर कोई इफेक्ट आता है सर? कोई नहीं आता है रिजल्ट, कोई अंतर नहीं आता है। क्यों आएगा ऐसे आपको लग रहा है? मतलब सर मुझे पता नहीं है, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ सर। बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन यू शुड हैव अ फ्रेम इन योर माइंड कि क्यों आएगा, क्यों नहीं आएगा वो मैं देता हूँ आपको जवाब, पर क्यों आएगा ऐसे आपको क्यों लग रहा है? सर मतलब मैं मतलब हेवी मेटल थ्योरी छोड़ दीजिए। नहीं सर, हेवी मेटल थ्योरी हाँ। नहीं, मतलब मुझे वो सर बोलते थे कि एक गुंजा जितना ही देना चाहिए। हाँ, अभी मैं आपको एक रेफरेंस देता हूँ। आप आनंद कंद में एक अबरक सत्व भस्म सेवन का विधि दिया हुआ है। तो अबरक सत्व सेवन में 3 वर्ष का रसायन विधि उन्होंने दिया है। वो अगर आप विधि देखेंगे तो लगभग अबरक सत्व का यील्ड जितना पड़ता है, 1 किलो अबरक से आपको 30 से 40 ग्राम सत्व का लाभ होता है। और उस विधि में जो प्रमाण उन्होंने दिए हैं उस हिसाब से 3 साल में लगभग आप 8 से 8.5 किलो अबरक भस्म का सेवन करते हो। उस क्वांटम में उतना सत्व अपन सेवन आप करोगे तो अबरक ये संपूर्णतः निरुपद्रवी चीज है जिसमें कोई भी नुकसान होने का सवाल ही नहीं आता है। और ये डोज जो मैंने आपको बताया, दिस इज नॉट द डोज फॉर माय एवरेज और ईच एंड एवरी पेशेंट। डोज हमेशा, जैसे मैंने अभी मरीज के बारे में, इट हैज टू बी कैलिब्रेटेड एज पर द दोष बल, रुग्ण बल, व्याधि बल। नहीं तो उतना डोज आप नहीं दे सकते। जो आपने पंचकर्म में अर्हता के बारे में पूछा कि अर्ह करके दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते। अगर रुग्ण उतना दवा नहीं ले सकता है, कि जैसे मान लो मुझे रुग्ण को मुझे चाहिए कि भाई उसको विरेचन कर्म कराना है और उत्तम प्रति में दोष की मात्रा उत्तम है और उसको 30 से 40 द्रव्यमल होने चाहिए, पर इफ हिज बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग, मैं नहीं कर सकता हूँ। गॉट इट। तो इसीलिए कोई भी भस्म, ये हर किसी के बारे में आप ध्यान रख लो कि भस्म या भेषज औषध अगर उत्तम प्रति से बना हुआ है तो उसका दुष्परिणाम कोई भी नहीं मिलता है। आयुर्वेद में अभेषज ऐसी चीज नहीं है। जो चरक ने व्याख्यान में आपको भेषज के प्रकार, भेषजम अभेषजम तद्विविधम बताया,
तो अभेषज ऐसे आयुर्वेद के जितने भी कल्प बताए इसमें कुछ भी नहीं होता है। द मेथड्स या प्रोटोकॉल्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल्स आप जहाँ पे लैक करते हो कि पुट पूरा नहीं लगा है, पुट कच्चा लगा है, या और 2 देने थे पर मुझे माल जल्दी निकालना है, तो ये सब अगर कुछ चीज़ें होती है तो दे कैन बी हैज़ार्डस। सो प्रेफरेबली जो चीज़ों पे आपको कॉन्फिडेंट है वो चीज़ें आप डिस्पेंस करो, तो आपको फिर ये सब चीज़ें कभी फेस करने की नौबत नहीं आती है। सर ये तो हमने सिर्फ अभ्रक की बात की, बाकी के भस्म भी यूज होते हैं, जैसे कि स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म, रजत भस्म, कॉम्बिनेशन बनता है सर उसमें। तो ऑन एन एवरेज जो डोज जाता है तो सर उस हिसाब से लॉन्ग टर्म में कैसे रहेगा सर? नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। मैंने लॉन्ग टर्म में भी देखे हैं, पर रिजल्ट्स मतलब आपको क्या, आप लिवर डैमेज वगैरह जो बता रहे हैं तो वैसे तो कोई नहीं मिलता है, क्योंकि ये सारे द्रव्य जो है अधिकतर रसायन द्रव्य ही, इसमें तो एनहांस्ड एफिकेसी और कर्मतः या कार्मुक विधि से देखेंगे तो एक्टिविटी एनहांस हुआ ही आपको मिलता है। किसी भी भस्म में आप रसतरंगिणी निकाल के देखो कि रजत भस्म कम से कम 40 अलग अलग अनुपानों के साथ 40 अलग व्याधियों में उन्होंने दिया है। ताम्र भस्म 50-55 टाइप से अलग तरीके से उन्होंने दिया हुआ है। सो इसमें कहीं पे भी आपको उन्होंने अशुद्ध भस्म दोष, अशुद्ध ताम्र दोष, अशुद्ध रजत दोष दिए हैं। सो दे आर एक्सेप्टिंग कि अशुद्ध होने से क्या दोष हो सकते हैं, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया है एंड दे हैव लेड डाउन द क्राइटेरिया। उतना स्किप आप करोगे तो फिर दिमाग में शंका आने की जरूरत नहीं है। सर मतलब मेरे कुछ टीचर्स भी रहे हैं तो उनका हमेशा कहना रहा है कि आप कोई भी कल्प यूज करते हो जिसमें भस्मस है या फिर कज्जली भी है तो उसको 2-3 महीने से ऊपर यूज मत करो, फिर 1 महीना गैप दो, फिर से करो। तो नहीं, ये तो धातु साथ में है, धातु साथ में हो जाता है। ये देखते हैं सैचुरेशन आ जाए तो रिजल्ट कम हो जाता है या स्टेटिक हो जाता है। वहीं स्वर्ण का उपयोग, वहीं ताम्र का उपयोग वापस रिजल्ट देना शुरू करता है। इसलिए अगर आपके पास स्वर्ण ताम्र की व्यवस्था न हो तो कोई भी भस्म योग लेते हो 3 महीने के बाद 1 हफ्ते या 15 दिन का गैप, अब गैप तो नहीं रख सकते, कोई दूसरी दवाई दे दो और फिर वापस उस दवाई पर आ जाओ। ये अनुभव है। और मृतानी लोहानी रसी भवंती, ऐसा बोलते हैं। जो लोह मर गए मीन्स जो भस्म हो गए वो तो रस धातु बन जाते हैं, और वो कैसे किसी को तकलीफ कर सकता है। और आप अभी जो कुछ भी खा पी रहे हो ना, ये टॉक्सिसिटी का प्रॉब्लम वड़ा पाव के साथ क्यों नहीं होता है? वो सब्जियों के साथ जिसमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डालते हैं ना, वो अपनी भस्मों से 1000 गुना खतरनाक टॉक्सिक होते हैं, और उसको हम खा के पचा जाते हैं। दिन में 3 बार वड़ा पाव खाते हैं और हमको कुछ नहीं होता, तो क्या भस्म से कुछ होगा? बड़ी मुश्किल से इफेक्ट मिलती, कहाँ साइड इफेक्ट की बात करते हैं। सर एक और क्वेश्चन है आशुतोष सर आपके लिए और सर तपन सर आपके लिए कॉम्बिनेशन में। सर एक वो सर थे मेरे जिनका मैंने अभी उल्लेख किया, वो कभी कभी हीरक भस्म अगर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाते तो वैक्रांत भस्म देते थे, तो सर थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे पाएंगे तो? सर आप हीरक है, वैक्रांत है। डालडा का काम घी से, तो गाय के घी से, मतलब घी परिवर्तन नहीं है तो डालडा में महातिक तक सिद्ध करके काम नहीं होगा ना। तो जहाँ अफोर्डिंग नहीं है वहाँ अफोर्डिंग नहीं है तो इफ़ यू आर दैट डिज़ायरस आप पेशेंट को अरेंज करके दे दो। नहीं है तो फिर सब्सटीट्यूशन, मतलब लिखा है कि हीरे के अभाव में यूज़, पर वो अभाव के ही गुण मिलेंगे। हीरा जहाँ दोगे हीरे के ही गुण मिलने वाले हैं। रत्न के गुण रत्न को मिलते हैं, ऊपर रत्न के ऊपर रत्न को मिलते हैं। कि हीरा नहीं पहन सकते हैं तो फिर एक्वामरीन पहन लिया तो एक्वामरीन के ही गुण मिलेंगे ना। सिंगल कैरेट या 4 कैरेट के डायमंड के गुण जो मिलने वाले हैं आपको वैसे उधर नहीं मिलेंगे। तो आई डोंट थिंक इफ़ इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी कि हीरक ही इस्तेमाल करना है तो हीरक ही लेना है, और सब्सटीट्यूशन करके चलेगा तो फिर वैक्रांत ले सकते हैं। थैंक यू सर। सर लास्ट क्वेश्चन, सॉरी मैं इतना टाइम ले रहा हूँ सर। तपन सर आपसे था, मतलब रदर देन मेडिसिन आई फील कि मेडिसिन से ज़्यादा सोच ज़्यादा मायने रखती है ट्रीटमेंट में। एब्सोल्युटली। तो सर कैंसर में आपका क्या प्रोटोकॉल है, लाइक सोच क्या है, आप कैसे उसको लीड करते हैं? सोच समझो, दोष, धातु, महाभूत, अग्नि, जिसकी बात मैं सुबह कर रहा था, वो सब ज्ञान है। उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो विज्ञान है।
वो आपको सोचना है। अगर सोचेंगे तो जल्दी काम होगा। हरितकी को तो अंदर जाके 5-6 दिन लगेंगे कि भाई यार मेरे को काम कहाँ करना है, लेकिन अगर आपने सोचा कि ये हरितकी अंदर जाके उसका ब्रूहण करे या उसका लेखन करे या उसका अनुलोमन करे या उसका रसायन करे, तो वो सोच पहले जाती और वो सबसे बड़ा रिजल्ट देने वाली चीज होती। इसलिए विज्ञानम औषधीनाम सूत्र 25 में बोलते हैं। तो ये विज्ञान है जो सबसे फास्ट इफेक्ट देता है, और सबसे फास्ट विज्ञान असर मीन्स आप जितना सोचते हो उतनी रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए आपका सोचना, अभ्यास सतत क्रिया, शीलनम सतत क्रिया, अभ्यास का अर्थ यही होता है। रियाज, बड़े बड़े सूरमा होते गाते गाने बजाने वाले, वो भी परफॉर्म करने के पहले रियाज करते हैं। वो रियाज करते रहो तो कोई दवाई, एलोपैथी की, आयुर्वेद की कोई दवाई कुछ नहीं कर पाएगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी। और कैंसर के लिए क्या सोच है, पेशेंट को ठीक करना है, पेशेंट की धातुओं का साम्य करना है। विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते। थैंक यू सर। नेक्स्ट रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरगुता। इतनी सिंपल चीज है। कैंसर वो नहीं मरता है, उसको कैंसर बोलते। शरीर में ऐसा कौन है नहीं मरता है? आत्मा। तो वो आत्मा का रोग है। आत्मा के रोग में क्या करते हैं? नैष्ठिक की चिकित्सा करते हैं। नैष्ठिक की चिकित्सा हमारे तो CCIM के तो कोर्स में ही नहीं है, शॉर्ट नोट में भी नहीं आती। नैष्ठिक की चिकित्सा ही सबसे पहला कैंसर का डॉक्यूमेंटेड पेशेंट राजा परीक्षित था। उसको उस जमाने के ऑन्कोलॉजिस्ट ने बोला था कि तुमको केमोथेरेपी देंगे, तक्षक नाक को डसाएंगे, तो ओवरडोज हो गया और एक्सपायर हो गया। और जो 7 दिन का कोर्स उसने बनाया था, वो बोला कि मेरा कुछ करो, ये तो बोलते हैं 7 दिन के बाद नाग आके काटेगा और मैं मर जाऊंगा। तो उस वक्त के ब्राह्मणों ने बोला कि भाई तुम श्रीमद् भागवत का पारायण करो, तो क्या मैं मरने से बच जाऊंगा? तक्षक मुझे को नहीं काटेगा? तो ना, वो तो जो होना है सो होना है, लेकिन अगली बार तुमको तकलीफ कम होगी। अब ये कॉन्सेप्ट कैंसर को भी लगाते हैं। तो आपकी सोच जो भी हो ठीक करने के लिए, साथ में दैव वपाश्रय और ये नैष्ठिकी टाइप की थोड़ी ट्रीटमेंट हमेशा ऐड करो। मेरे हर एक कैंसर के पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन में लास्ट में होता है विष्णु सहस्त्र नाम दिन में 3 बार सुनना है, सदगुरु का अखंड स्मरण रखना है और कुल देवी का दर्शन कर लेते हैं। ये 3 फिक्स होता है हर एक पेशेंट में। तो ये सोच ये है। बाकी धातुओं की, दोषों की, समदोष समाग्नि समधातु मल क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Hello. Hare Krishna, sir. Very good evening to one and all, everyone out here. So even I have multiple doubts. So myself, Shivam Kendre, I'm first year BMS student. I have some basic doubts. That is, the first doubt is Ayurveda having symptomatic based treatments? Because there are some Vaidyas out there who say that we can't give the treatment until and unless the patient is not in front of us, physically present there. So is there any kind of symptomatic based treatment out there in the Ayurveda that even just by listening the symptoms we can give the treatment to that patient? That's my first question. This question is for everyone, sir. हाँ, आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है ना? फाइन, फॉर यू सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज वेरी वेल एसेंशियल। कि आप एक बार डॉक्टर में आ गए तो अब आपको पूछना शुरू कर देंगे अगल बगल वाले, पड़ोस वाले, सोसाइटी वाले कि आपका बेटा डॉक्टर है तो भाई कुछ करो। तो सूत्र स्थान का 4था अध्याय उसके लिए है कि उसमें सब सिम्टम के 10 दवाइयों का एक बंच दे दिया है। वो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है, वो आप चालू करिए। उससे आपका कोई बोलता है मेरे को बुखार हो गया तो ज्वर दे दो, मेरे को हिचकी आ रही तो हिक्का निग्रहण दे, मेरे को ये हो रहा है तो ये दे दो, मुझे को श्वास चढ़ा है तो श्वास दे दो। काश वो सिर्फ सिम्टम को ठीक करेगा, वो बड़ा ठीक धातु साम्य नहीं करेगा।
लेकिन सिम्टम ठीक हो जाएगा तो आपके लिए वो ठीक है। एक सिम्टम की 10 दवाइयों से शुरू करना है सूत्र 4, और वहाँ से सीखते 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 सूत्र 25 में आएंगे तो 10 सिम्टम की एक दवा आएगी। ये ट्रेनिंग का कोर्स ऐसे चलता है। सूत्र 4 में एक सिम्टम की 10 दवाई और सूत्र 25 में 10 सिम्टम की एक दवाई। तो अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, सूत्र 4 को अच्छी तरह से पढ़िए और उससे ट्रीटमेंट करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा, चिंता मत करिए। और ये जरूरी है। मैं तो एनसीएम, यहाँ तो कोई है नहीं, हाँ वो सीसीएम वालों को ही कहता हूँ कि भाई वो बंदा डॉक्टर होने आया है और पहले साल में ही उसको पदस्य पदयोः पदानां वा अर्थः पदार्थ विज्ञान और एको एणची अयों ऐसा करोगे तो वो डिप्रेस हो जाएगा। तो वो चरक ने यही किया है। सूत्र स्थान के पहले अध्याय में थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़ा दिया, फिर तुरंत उसको पेंट्री बता दी, जा पेया बना। तो वो हॉस्पिटल वो सफेद एप्रन और लटका के जाता था, एटीट्यूड डेवलप होता है। फिर जा वहाँ पाटापिंडी कर ड्रेसिंग, पहले में यवागु, फिर बाद में लेप, और फिर दिनचर्या सीख, ऋतुचर्या सीख। फिर तुमको थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ, तो फिर जा ज्वरहर कषाय दे, माँ कषाय दे। ऐसा उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं वो पता कब चलेगा? सूत्र 25 में कि 10 सिम्टम की एक दवाई दोगे तो फिर आपको आगे कल्प सिद्धि तक लेके जाया जा सकेगा। ये चरक के हिसाब से पैटर्न बनाए ना ट्रेनिंग की, तो इट इज बेटर। ये और आजकल तो पदार्थ विज्ञान को ये लोग पीवी बोलते हैं, हमारे तो गायने में आती थी पीवी। ठीक है, next question. So my next question is like, what's the exact definition of sattvic ahar? Because I've heard from many vaidyas that even those who are non-vegetarians, even they have sattva gunatmak, behaviors. So my question is like, we know the concept of chetna. If someone is eating non-veg food, so the end chetna of any animal is fear, anxiety, depression, stress, because that is what the animal is facing before getting chopped off. And so if we are eating that non-veg, then is that we are not going to get sattva gun all? आहार और yes, sattva ahar, सात्विक आहार। What's the exact definition of sattvic ahar? सर उनका सवाल ऐसा है कि आप सात्विक आहार को सिंपली वे में कैसे डिफाइन करेंगे? कोई आहार का सत्व के साथ कोई लेना देना नहीं। सत्व तो मानस भाव है, वो आप आगे से लेके आते हैं। इसलिए आहार से, नॉन वेज आहार से सत्व का कुछ लेना देना नहीं है। सत्यव्रत सर, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे? ये धार्मिक बातें कह रहे हैं। सात्विक प्रियाः, वो भगवान गीता में बोलते हैं, चरक आयुर्वेद में नहीं बोलते। हाँ, हम धातु साम्य को ही गोल करते हैं, मोक्ष को नहीं। वो हमारे लिए मोक्ष के रास्ते में जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं ना, विघ्नभूता यदा रोगा, तो वो रोगों को दूर करने के लिए हम हैं। वो धर्माचार्यों की तरह धर्मार्थ काम मोक्ष सिखाने के लिए हम नहीं। सत्यव्रत सर, सबसे पहला जो आपका सवाल था उसका भी एक जवाब ऐड कर देता हूँ। आपने बोला आप फर्स्ट ईयर में हो, मतलब BAMS के, KMD के, BAMS के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्होंने भी जो सवाल 4 पूछे और आपने भी जो सवाल पूछे, उनमें एक चीज़ नोटिस हो रही है, मुझे खास करके फील हो रही है कि ग्रंथों में जो दिया है उसको पढ़ के उसको समझने के लिए टाइम देने के बजाय मार्केट में, आजकल मार्केट ये शब्द बहुत चलता है इसलिए मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, मार्केट में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें बहुत फैल रही है। तो ये फलाना फलाना वैद है, ये ऐसे ऐसे बोलते हैं, जो ग्रंथ में ऐसा कुछ दिया नहीं लेकिन वो ऐसा बोलते हैं।
या ये व्यक्ति है, इनका मत ऐसा ऐसा है। मैं खास करके रिक्वेस्ट करूंगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को कि पहले जो ग्रंथ में दिया है उसी पे ऊपर फोकस करो, उसी को पहले पढ़ो। उसमें जो नहीं दिया है उसके ऊपर ध्यान अभी देने का आपका समय नहीं है। आप फर्स्ट ईयर में हो, आप पेशेंट ट्रीट कर सकते हो क्या, अगर वो कॉन्फिडेंस है तो फिर वो उस चीज़ का मैं जवाब दे भी दूंगा। लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आरोग्यवर्धिनी कितना डोज देना है, कितने दिन देना है, या और कोई ताम्रभस्म है कितना देना है, वो फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट ही नहीं है। थर्ड ईयर में आप हो तो बात अलग होती है, लेकिन वहाँ पे भी ग्रंथ क्या बोलते हैं, ग्रंथों में मात्रा क्या दी है, वो मात्रा जो दी है, जो लिखी है, वो आज के तारीख में मिलीग्राम या ग्राम में कितनी होती है, ये पहले ढूंढ के निकालो। उन्होंने कोई प्रावधान दिया है क्या कि कितने दिनों के लिए धातु देने चाहिए या उनके भस्म देने चाहिए, वो पहले ढूंढ के निकालो। उनमें से 70% चीज़ों के जवाब आपको ग्रंथ ही दे देगा, हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पहला एक ऐड करना चाहूँगा। तो आपका जो पहला सवाल था उसके बारे में ये था कि ये इन्होंने ये कहा है, उन्होंने वो कहा है, तो क्या करना है। दूसरा सवाल आपका जो आहार के ऊपर है, तो आपका जो उसका मूल अंदर है कि मांसाहार हो या और कोई आहार हो उसको सात्विक माना जाएगा क्या, ऐसा आपका उसका अंश होगा शायद से। तो आपके कपाल के ऊपर मैंने जो देखा वो हिसाब से भगवत गीता आपको ज़्यादा प्यारी हो सकती है शायद से, सही है। उसी में से भगवान श्री कृष्ण ने ही सात्विक आहार, राजसिक आहार माना, तामसिक आहार, ये वर्णन गीता में भी दिया है। और जनरली उसमें से एक मूल अर्थ आप निकालोगे तो वो वहाँ पे गीता में ये इतना ही कहा है कि जो जिस सत्व का, सत्व मतलब किस प्रकृति का, जिस प्रकृति का वो व्यक्ति होगा उस हिसाब से वो उस प्रकार का आहार उसके लिए सात्विक होगा। ये उसका मूल अर्थ है। इसका मतलब अगर आयुर्वेद में आके अगर देखना है तो जो व्यक्ति अल्प बली है, शरीर से अल्प बलवान है, उनके लिए अग्रय संग्रह में कुक्कुटौ बल्यानाम अग्रह ऐसे लिखा हुआ है। तो उनको आप कुक्कुट मांस दोगे किसी भी फॉर्म में तो उससे बल्य कर्म तुरंत होने वाला है, ऐसे अग्रय संग्रह में लिखा है। एज अ वैद्य हमें इसी ऊपर फोकस करना जरूरी है। हीरक भस्म का पर्याय अब वैक्रांत भस्म हो सकता है कि नहीं, तो ग्रंथाधार के हिसाब से हो सकता है। उसी प्रकार से कुक्कुट मांस अगर शाकाहारी व्यक्ति है या किसी व्यक्ति को मांसाहार नहीं करना है तो उसके पर्याय ढूंढकर उन्हें वो देना, ये हमारा काम है। सर्वम भव द्रव्यम पांचभौतिकम अस्मिन अर्थे, ऐसे जब हम फर्स्ट ईयर में ही पढ़ते हैं तो उसका मतलब है कि ये सृष्टि में जो कुछ भी है वो मनुष्य को उपयोगी है और मनुष्य ने उसका उपयोग करके लेना चाहिए ज़रूरत के हिसाब से। ये जो मैंने अभी बोला ये मेरा मत नहीं है, ये सुश्रुत ने बोला हुआ है। उसी समय पे मनुष्य की जिम्मेदारी है कि जो इस्तेमाल में ले रहा हूँ उसका मेरी तरफ से दुरुपयोग ना हो। अगर कोई शाकाहारी व्यक्ति है और उनको वो बल्य कार्य करवाना है और उनको मांसाहार नहीं चाहिए तो ये वैद्य का दायित्व है कि उन्होंने आहार में से वो द्रव्य चयन करने चाहिए जिससे कर्म होगा। कर्म होने से मतलब है। उसी प्रकार से हीरक भस्म है, अगर आप नहीं दे सकते हो, अगर पेशेंट नहीं अफोर्ड कर सकता है तो आपको ऐसा द्रव्य चूज करना है, चयन करना है जिससे आपको जो अपेक्षित कार्य है वो होना जरूरी है। दुनिया में एक हीरक भस्म ही है जो वही एक काम करता है, ऐसा नहीं है। अभी सर ने जैसे बोला वहाँ पे तपन कुमार जी ने कि 10 चीज़ों के ऊपर एक द्रव्य काम करता है और एक ही द्रव्य 10 चीज़ों के ऊपर भी काम करता है। तो वैसे हमें द्रव्य का चयन करना जरूरी है जिससे हमारा काम बने। ये एक ही मुद्दा उसमें सारे प्रश्नों में मायने रखता है, ऐसा मेरा मत है।
होपफुली क्लियर है? Yes, yes, sir. Thank you so much for your enlightenment. I just have a last question. We all know the shlok Rakta Amla Shishira Priti Shira Shaithilya Rukshataha. So in Rakta Kshaya, why there is the Lakshana of Shishira Priti? That's my doubt. Can you please repeat your question? So there is a shloka Rakta Amla Shishira Priti Shira Shaithilya Rukshataha. So in Rakta Kshaya, why there is a Lakshana of Shishira Priti? Like why is that person having the craving of cold foods or like cold things? हाँ, जब रक्त का क्षय होता है सब धातु सौम्य भाव से ही बनता है ना, तो जब रक्त का क्षय होता है तो सौम्य धातु का क्षय होता है, तो ब्रह्मांड का शरीर में इच्छा होता है एक। और दूसरा क्या है कि रक्त का क्षय होते हैं तो उसका लवण का अंश बढ़ जाता है, तो अम्ल में इच्छा होता है, तो मधुरता भी बढ़ जाता है, शैत्य भी इच्छा होता है। हो गया? Thank you so much, sir. Ashlesh, over to you. Yes, this side, your left side. खून खोल गया ऐसा बोलते हैं, मांस खोल गया नहीं बोलते। मीन्स खोलेबल रक्त ही है, मीन्स गर्म है, गर्म हो सकता है, वो उष्ण है, वो अगर कम हो गया तो शिशिर प्रीति होगी। शिशिर प्रीति होती नहीं, वो शिशिरता आती है, वो अपने आप अंदर से आती। अच्छा नहीं लगता एसी में बैठना, वो शिशिर प्रीति नहीं है। रक्त क्षय में ठंड लगना, खुले में भी ठंड लगेगी, वो शिशिर प्रीति है। As we are running out of the time, so we are supposed to take only 1 or 2 questions. Yes, next. Namaste, sir. My question is for Vaidya Nambutri, sir. Can you please throw some light on Garavesha, sir? And also how to understand and treat the effects of long term of Garavesha? ये आज ख़त्म नहीं होने वाला है। आप वही बेसिकली इन्होंने जो कहा है, आप पहले टेक्स्ट एक बार देखिए, टेक्स्ट एक बार देखिए, और इतना ही है, शोधन तो करना है आपको। किस तरह करना है, कौन सा कंडीशन है, वो डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, लेकिन करना है शोधन, उसके बाद ब्रह्मण करना है। ये दोनों ही मैं कहूँगा। उसके बाद क्या है, आप क्या कौन सा क्लास में पढ़ रहे हैं? I'm a practitioner, sir. So I happen to see a few cases who come with the complaints of Garavesha, and they go to the traditional practitioners nearby, and either Vamana or for Virechana they give medicines and come. But post that, still certain symptoms remain and they still struggle. So it's like if the Garavesha has remained for 1 year or 3 years or more, it will be different. And if it's just a few months of time, it will be different. So it was very difficult to understand. So are there any texts or how to understand about it? एक काम कर सकते हैं, परीक्षा है इसके लिए, क्या है ना, नीली पत्र है, पता है ना, ब्लू इंडिगो, इसका क्षीर के साथ पिष्ट करके उसका कोष्ठ में लेपन करो, तो जो नाभि का ऊपर है या नाभि का नीचे जो भाग में वो सूखता नहीं है 3 घंटे के बाद, वहाँ यानी वो स्थान मानो, वो स्थान के हिसाब से शरीर का शाखा को भी मानो। जैसे पक्वशय का है तो शोधन विरेचन करना है, ऊर्ध्व है तो वमन करना है। लेकिन अगेन कि यही प्रॉब्लम होता है कि किस तरह, कारण क्या है, ये बहुत दिनों तक क्यों रहता है, वो देखना चाहिए। वो कभी कभी क्या है ना, विरुद्धाहार विष के जैसा हो जाते, तो अपथ्य आहार ले रहे हैं, वो देखना है। तो दिस इज अगेन, ये आपको थोड़ा ज़्यादा सोच कर करना पड़ेगा, लेकिन ये विष को आप ये कर पाएंगे और शोधन भी कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद दोबारा वो देहबल नहीं मिलता है, तब तक वो अपथ्य करेंगे, दोबारा वो व्याधि उसी प्रकार ही आएगा। तो बहुत दिनों तक जो रहने वाला रोग कभी कभी इस तरह का कारण से होता है, यानी कि अपुनर्भाव होने के लिए एक ही कारण है कि अपथ्य आहार अल्प मात्रा में भी है तो भी
जब देह बल नहीं मिलता तब तक लेंगे तो वो भी दीर्घकाल व्याधि के कारण हो जाता है। तो ये डायरेक्टली आपको ये गर्विश है या कोई दूसरा कारण है वो देखना पहला। और कभी कभी हाँ कुछ औषध है, विषाक्त औषध है, वो इसमें काम करेगा। जैसे आप तंडुलियक है, नीली मूल है, इस तरह का कुछ शीर्ष है, ये सब होगा। लेकिन दीज आर जनरल प्रिंसिपल्स है। इतना ही कह सकता हूँ क्योंकि ये डिपेंड्स ऑन द पेशेंट। ये दूषी विषारी गुलिका, अजेय घृत की मात्रा बस्ती और लंबे समय तक च्यवनप्राश, ये 3 दूषी विष में काम करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। We'll take one last question. Yes, anyone? Over there, Ashlesh. Namaste, sir. The question is for Brahmadattan, sir. Sir, question is for you. Brahmadattan, sir. Sorry? Namaste, sir. Question is for you. Sir, can you explain the concept of Sudhakala and Vishakala and why it is... Sorry. You cannot. So, is it relevant in daily clinical practice? No, we are not using that. Okay. Thank you, sir. One last question. You can take her question also. Yeah, we'll take last 2 questions. Yes. Namaste, sir. Sir, my question is, we used to get postings to a modern hospital called Epidemic Disease Hospital, where we currently they see only patients with rabies and tetanus. And our duty used to take care of such patients. They used to come in a stage where jalasantrasa and muscle spasms are already developed, and our duty was to take care of them until their last breath. That's all. We were not able to do anything. For such patients all over the country, we have such hospitals. Can we build any universal protocol to treat such patients and prevent them from dying? After having jalasantrasa? Yes, sir. Muscle spasms. There are certain medicines has been told. One is जो wild jasmine होता है ना, उसका मूल, और एक heroic treatment है सर्पविष, कोबरा का वेनम। ये 2 यूजफुल है, लेकिन थोड़ा सोच समझकर करना पड़ेगा। तो शायद ये इसमें पहला आप आसानी से कर पाएंगे। और विथ ये है ना करंज का ये 2-3 द्रव्य है, इसका थोड़ा ज़्यादा प्रयोग है। एक क्या है कि इसका सिर पैर अभ्यंग और यानी लेप और ये वाइल्ड जास्मिन का मूल का पान, ये दोनों करना है। उसके साथ धतूर का सुरस सिर पे डालना, ये दोनों नहीं चलता है, नहीं तो कोबरा वेनम। ये 3 ऑप्शन है आपके लिए। One last question, yes please. नमस्ते नमूदरी सर, आपने कहा कि वो पारा और जो भी रस औषधि आप यूज करते हैं वो अल्प शुद्धि वाला करते हैं, उसका स्पेसिफिक कोई रीजन है? सॉरी, एनी स्पेसिफिक रीजन टू यूज अल्प शुद्धि इन विष चिकित्सा? क्योंकि विष के लिए ही हम यूज कर रहे हैं ना। अच्छा, नॉर्मल में नहीं, विष के लिए तो वो जांगम और स्थावर के लिए उतना स्ट्रॉन्ग पोटेंट होना चाहिए। हाँ, वही ठीक है। और सर सभी को एक क्वेश्चन है बहुत दिनों से, आयुर्वेद प्रकाश में स्वर्ण और रजत ताम्र इनकी मात्रा 1 गुंजा से 9 गुंजा तक लिखा है, तो प्रैक्टिकली आपके अनुभव में इतना मात्रा यूज हुआ है कोई कैंसर पेशेंट या अवस्था अनुसार? मुझे इसका उत्तर नहीं मिला है, तो इसलिए मैं ये डायस के सामने आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अगर हो तो, नहीं तो ठीक है। 1 गुंजा से 9 गुंजा जो आप मात्रा बता रहे हैं, तो बेसिकली उतने भेषज की आवश्यकता है क्या, ये पहले इवैल्यूएट करना है। और अगर इफ़ यू फील द नीड इज जस्टिफाइड, आप दो उतना मात्रा के लिए वही है। मात्रा अग्निबलापेक्षिणी जैसे होता है वैसे रुग्ण बलापेक्षिणी भी होता है। व्याधि की अपेक्षा मात्रा की बहुत सारी हो सकती है तीव्र, पर वो उतनी मात्रा में दे सकते हैं क्या, ये अग्नि और रुग्ण, इसके अगेंस्ट हमें जज करना पड़ता है। जो ग्रंथ में मात्रा दी है दे आर गाइडलाइंस।
एक्चुअल कितना चाहिए ये तो डिसीजन एज अ वैद्य, बिकॉज उस टाइम पे आप वहाँ पे होते हैं, तो यू आर द बेस्ट जज एंड यू आर द बेस्ट पर्सन टू जस्टिफाई योर डोसेज। उसमें दूसरा कोई आपको मतलब ये नहीं कर सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। और स्वर्ण में वगैरह है तो मैं कहूँगा कि स्वर्ण और ये जो चीज़ें हैं थोड़ा वर्तमान स्वरूप में या डोज आप ग्रेजुअली बढ़ाते जाते हो, पर स्वर्ण वगैरह देने से पहले यू हैव टू मेक श्योर कि अंदर पाचन और ये जब मतलब सामता और ये सब अंदर नहीं है। क्योंकि एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं कि जैसे अभी रूम में बदबू है और कहीं पे चूहा मरा हुआ है एंड यू विल कीप ऑन स्प्रेइंग ए डिओड्रेंट, तो थोड़ी देर में वो बदबू आती रहेगी। तो स्वर्ण जैसी पोटेंट चीज़ चूहे की बदबू मारने के लिए ज़रूरत नहीं है। सो ट्राई टू क्लेंस द बॉडी फ्लश, शोधन चिकित्सा पूरा कर लो और उसके बाद जो रीजनरेशन आपको करना है उसके लिए आप स्वर्ण इस्तेमाल करो। फिर स्वर्ण सिद्ध जल के तौर पे भी ले सकते हो कि 1 ग्राम स्वर्ण का टुकड़ा और 1 लीटर पानी ऐसे उबाल के वो जल भी दिन भर पीने के लिए दोगे तो उससे रस धातु से लेके, क्योंकि रस के पर्याय में जहाँ पे जो चीज़ जाने वाली है, इट इज़ गोइंग टू हैव अ लिबरल एक्सेस टू एवरी माइन्यूटेस्ट सूक्ष्म स्रोतस इन योर बॉडी। तो वो स्वर्ण का जो संस्कार होने वाला है उस जल पे वो उधर तक पहुँचने वाला है। क्योंकि ये चीज़ देखी हुई है, दादाजी का ये किस्सा है कि एक ज्वेलर आए थे, उन्होंने बोला था कि भाई 1 ग्राम का टुकड़ा और 1 ग्राम पानी लेना है। अब ज्वेलर के लिए तो सोना घर की खेती है, तो उन्होंने 10 ग्राम का टुकड़ा डाल दिया उसमें और फिर पूरे बॉडी पे बदन पे रैश आ गया, बिकॉज उससे जो ऊष्मा उत्पन्न हुई थी। तो एट टाइम्स आपको अगर 10 ग्राम डाल के करना है तो फिर वो 100 ग्राम पानी और नॉर्मल 1 लीटर पानी करके आप वो पीने के लिए लंबे समय के लिए दो। तो दिस इज हाउ, जहाँ पे प्रेशियस मेटल्स आपको देने हैं तो रीजनरेशन करना है तो बेसिक प्लेट्यू, बेसिक प्लेटफॉर्म आप करके दो। कि टाइल्स लगाने तो बेसिक प्लास्टर जो है एक लेवल में है करके रखना चाहिए, फिर टाइल्स का काम अच्छा हो सकता है। थैंक यू सर। Thank you so much for all eminent speaker. Please have a big round of applause for all of them. And I hope you all are satisfied with the answers. So that's all. We'll end the session of question and answer. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, sir.